नमस्कार साथियों, मैं जनक कुमारी सिंह बाघेल भावों की श्रद्धांजलि लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो गई हूँ। आज मेरा विषय है मैथिली शरण गुप्त जी का पंचवटी। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? अगर आज आवाज आ रही है तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरी आवाज आ रही है। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगी। माफ कीजिएगा, कोई आ रहा है। अभी मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं जनक कुमारी सिंह बाघेल आज प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष भावों की श्रद्धांजलि लेकर। आज मेरा विषय है मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी। सबसे पहले मां शारदे को नमन करते हुए मैं आरणी साहित्य चैरिटेबल समूह की संयोजक आदरणीय मीनू जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि समूह में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सभी सदस्यों को उनकी रुचि और कुशलता का ख्याल रखते हुए संजीदगी बनाए रखने का वह अभिनव प्रयोग करती रहती हैं। उनके अथक परिश्रम और विवेक की मैं कायल हूं। साथियों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं वर्षों से जिस कवि की अंतरात्मा से प्रशंसक रही हूं, उनके भावों की श्रद्धांजलि देने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं इतने बड़े महान कवि के बारे में क्या प्रकाश डाल पाऊंगी? यह तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही होगा। फिर भी मैं यह प्रयोग कर रही हूं और आप सबके समक्ष विद्वज्जनों से त्रुटियों के लिए अग्रिम माफी चाहती हूं। मुझे लगता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले एक बार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक है। अतः पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश में झांसी के चिरगांव में हुआ था। संभ्रांत वैश्य परिवार में जन्मे आपके पिताजी का नाम सेठ रामचरण और माताजी का नाम श्रीमती काशीबाई था। आपके पिताजी प्रसिद्ध राम भक्त थे और कनक लता उपनाम से कविता भी किया करते थे। आपकी काव्य रचना मुख्यतः ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी प्रभावित रही हैं। दोस्तों, ये मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय है। उनका परिचय तो बहुत बृहद है और उसे मैं देने में इतना कम समय में पहली बात तो दे भी नहीं सकती हूँ। दूसरी बात, उतना उनका परिचय मैं देने में भी असमर्थ हूँ।
लायक नहीं हूं। अतः अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में मेरी ऐसी कौन सी भावना है जिसके कारण मैं उनसे प्रभावित हुई हूं। तो साथियों, जिस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी की परवरिश धार्मिक वातावरण में हुई, ठीक इसी तरह मेरा भी पारिवारिक वातावरण धार्मिक ही रहा है। घर में पौराणिक धर्म ग्रंथों का पठन पाठन और परिचर्चा के प्रभाव से मुझे गुप्त जी की पौराणिक ऐतिहासिक रचनाओं के प्रति अभिरुचि जगी और उन्हें पढ़ने का में आनंद आने लगा। क्योंकि रामचरितमानस का कुछ ज्ञान तो मुझे था ही, अतः पंचवटी का प्रथम पद पढ़कर मैं उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने पूज्य पिताजी के प्रति त्याग और सम्मान ही परिलक्षित हो रहा है। आदरणीय हंसा जी उपस्थित हैं, सुषमा व्यास जी उपस्थित हैं, प्रेक्षा सक्सेना जी उपस्थित हैं और डॉक्टर प्रीति खरे जी उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा तहे दिल से स्वागत है और हार्दिक आभार है कि आप हमारे लिए इतना समय दे रही हैं। तो मैं आप सबके सहयोग से और प्रेरणा से आगे बढ़ती हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी का पिता के प्रति आदर और उनके वचन के प्रति जो त्याग का भाव भगवान श्री राम में आता है, उस और फिर इसके बाद पारिवारिक त्याग का भाव उनकी जो रचनाओं में परिलक्षित होता है, वह मैं आगे सुना रही हूँ आपके कुछ अंश। तो सुनिए। जैसे है, पहला ही पद है पंचवटी का कि पूज्य पिता के सहज सत्य पर बार सुधाम धराधन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन बन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे, कहा राम ने तुम कहाँ, बिनत बदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। आगे सुनिए। सीता बोली कि ये पति पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई। अब लक्ष्मण बोलते हैं, वो भगवान श्री राम बोलते हैं लक्ष्मण से कि क्या कर्तव्य यही है भाई। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। राम के पूछते ही लक्ष्मण सिर झुका लिए। आर्य आपके प्रति इस जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल सीता कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। स्नेह से राम की आंखें लक्ष्मण के त्याग के से को देखकर सीप की तरह भर आती हैं। आगे आगे देखिए। प्रश्न उठता है अब कि जीवन की कौन सी ऐसी घटना थी। आपके मन में भी प्रश्न उठेगा कि जीवन की ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण मुझे मैथिली शरण की रचनाओं से, गुप्त जी की रचनाओं से जुड़ाव होने लगा, लगाव होने लगा। तो मैं आपको स्पष्ट तौर से बता देना चाहती हूँ कि गुप्त जी की देशभक्ति की रचनाएं, जिसके कारण भारत भारती के कारण वह इतने चर्चित हुए हैं और उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, उसका प्रभाव मुझ पर शायद नहीं पड़ पाया। हो सकता है कि बचपन में मैंने उन रचनाओं को पढ़ा भी होगा, हो सकता है कि राष्ट्रीय पर्वों पर मैंने गाया भी होगा स्कूल में, फिर भी उनका प्रभाव अल्हड़ बचपना ही कह सकते हैं कि उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा और ना ही उनकी छाप
मुझ पर अभी भी है। मुझे उनसे जुड़ाव तब मालूम हुआ, मैंने उनकी रचनाओं से मुझे तब जुड़ाव हुआ जब मैं 9वीं कक्षा में थी। तो हमारे कोर्स में पंचवटी नाम की एक पुस्तक चला करती थी। उसमें रामचरितमानस के मुझे रामचरितमानस के प्रसंग में रुचि तो थी ही, उसके साथ साथ हमारे पंचवटी के हिंदी के जो व्याख्याता थे वह पंचवटी को इतनी तन्मयता से, इतनी लगन से पढ़ाते थे कि अपनी अभिरुचि में भी 4 चांद लग गए। पंचवटी में इतना जुड़ाव लगने लगा कि जब पीरियड खत्म होता तो ऐसा लगता जैसे हमसे कुछ छीना जा रहा हो, और हमें, क्योंकि पीरियड तो बदलना ही है, दूसरे विषय के पीरियड तो आना ही है, इसलिए हमें फिर बेसब्री से अगले दिन का इंतजार होता था कि कल फिर से हमें पंचवटी पढ़ने को मिलेगा। पंचवटी का एक पद है जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी है, और वह शायद सारे बच्चों की जबान में चढ़ा भी रहता है। सबसे पहले उदाहरण अनुप्रास अलंकार का अगर बच्चा याद करता है तो यही वाला याद करता है, क्योंकि इतना सरस और इतना रोचक है। तो सुनिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जो सबसे पहले मैंने पंचवटी में याद किया था। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से, मानो झीम रहे हैं तरभी मंद पवन के झोंकों से। अब यह सबसे बड़ा बहुत कठिन प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी की सभी रचनाओं में से सबसे श्रेष्ठतम कौन सी रचना होगी। यह कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे जो पसंद आती है, जो मुझे ज्यादा प्रभावित करती हैं, मैं उन्हीं रचनाओं का नाम ले सकती हूँ कि वही श्रेष्ठतम रचनाएं हैं, क्योंकि जिसमें पाठक की अभिरुचि हो वही श्रेष्ठ रचना कहलाती है। सबकी अपनी अलग अलग रुचियां होती हैं। मैं अपनी रुचि के अनुसार कहना चाहूंगी कि गुप्त जी की तो सभी रचनाएं श्रेष्ठ हैं, किंतु मेरा मानना है कि पंचवटी, जयद्रथ वध और भारत भारती से गुप्त जी को सबसे अधिक ख्याति प्राप्त हुई होगी। और पंचवटी में सबसे पहली रचना सबसे अधिक चर्चित है, वह है चारु चंद्र की चंचल किरणें। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि यह हर बच्चे के जबान में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होने के कारण सबसे पहले हर बच्चे की जबान में चढ़ता है। अब उसके अतिरिक्त कुछ रचनाएं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं, और मैं जब तक उन्हें याद करती रहती हूँ, जब तक मैं उन्हें मुझे अपने आप ही अनायास ही मेरे दिमाग में आती रहती हैं, उनके कुछ पद आपको मैं यहाँ पर सुनाना चाहूंगी। तो सुनिए, एक पद है, पंचवटी की छाया में ही है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि सुभवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। वाह, कितना सुंदर वर्णन है। संक्षेप में ही इतना कुछ कह दिया कि भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अगला पद है, प्रकृति चित्रण बहुत ही खूबसूरती से किया गया है कि है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है। अगला पद है, ये भी मुझे याद आता रहता है, जब तक मेरे जहन में आता रहता है कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं के रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है,
पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। वाह, कितनी सुंदर बात कह दिया आदरणीय गुप्त जी ने। आगे मैं आपको कवि के सिद्धांत के बारे में बताना चाहूंगी, सिद्धांत से अवगत कराना चाहूंगी कि कवि का मन किस सिद्धांत को लेकर अधिक रमता था, कैसे सिद्धांतों को लेकर वह अपनी रचनाएं किया करते थे। तो सबसे पहले तो वह अपने पिताजी से प्रभावित थे, अपने पारिवारिक वातावरण से प्रभावित थे, धार्मिक वातावरण से प्रभावित थे, और यही कारण है कि उन्होंने अपने रचनाओं में पौराणिक धर्म ग्रंथों को लेकर चुना, पौराणिक धर्म ग्रंथों को अपनी रचनाओं के लिए चुना। और जयद्रथ व्रत है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, ऐसे अनेकों खंड काव्य और महाकाव्य की भी रचना उन्होंने किया है। साहित्यिक क्षेत्र में गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी से को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के सिद्धांतों का पालन भी किया करते थे। द्विवेदी युगीन नैतिकता का जामा पहनाकर इन्होंने नए मानवतावादी रूप को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित जहां आपने अतीत का गौरव गान किया है, वहीं वर्तमान की दुर्दशा पर क्षोभ और आक्रोश तथा ग्लानि भी प्रकट किया। राष्ट्रीय चेतना कबीर रवींद्र का मानवतावादी प्रभाव भी आप पर खूब पड़ा और करुणा तथा त्याग के गीत भी इसी कारण से प्रस्फुटित हुए। महात्मा गांधी के सांप्रदायिक एकता के प्रभाव से आपने सत्य अहिंसा का प्रतिपादन किया। समसामयिक परिवर्तन से भी आप प्रभावित होते रहे और उनसे प्रेरित होकर भी काव्य सृजन करते रहे। भारत भारती भी इन्हीं में से एक है, जिसमें तत्कालीन भारत की दुर्दशा का आपने सजीव चित्रण किया है और संक्षेप में भारत दर्शन कराने में सफल रहे। यही कारण है कि आपकी इस पुस्तक ने भारतवासियों को ही नहीं बल्कि अंग्रेजों को भी झकझोर कर रख दिया था। यह पुस्तक किसी शोध से कम नहीं थी और इस पुस्तक के कारण ही आपको सर्वाधिक प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। जब भारत भारती की चर्चा हो रही है, जिसकी वजह से आपको सबसे अधिक प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई, साथ ही आपको राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली, ऐसी पुस्तक के कुछ एक पद तो प्रस्तुत करना भी बनता है। अतः मैं एक पद इस पुस्तक से लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। पद है, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य स्थल लीला स्थल कहाँ है। फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल कहाँ है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यह मैथिली शरण का भारत भारती का पद था, आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आगे मैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में से सबसे पहले जो मैंने पढ़ा वह पंचवटी ही है। मेरी पहली कृति, मेरी पहली पुस्तक मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित पढ़ी हुई पंचवटी ही है
और वो इतना मुझे पसंद आई, इतना भा गई कि मैं कभी भी पढ़ती हूँ जब तक पूरा नहीं पढ़ लेती हूँ मुझे संतोष नहीं होता है, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। उसकी शैली, प्रसंग एवं सहजता मेरे मन पर अंकित हो गई। तभी से मुझे गुप्त जी की रचनाएं प्रभावित करने लगीं और मैं उनके लेखन शैली और विषय चयन की प्रशंसक हो गई। वैसे तो इनकी सभी कृतियां एक से बढ़कर एक हैं, तुलनात्मक दृष्टि से किसी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता, किंतु व्यक्तिगत तौर पर पंचवटी का प्रसंग मुझे सबसे अधिक लुभाता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो जब तक पूरा नहीं पढ़ लेती मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। तो पंचवटी का कुछ छंद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, कुछ पद प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए कितने सुंदर पद हैं और कितने रोचक, कितने सहजता से उन्होंने अपनी भावावी व्यक्ति की है। पंचवटी का वर्णन किया है जहां पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय में गुजार रहे थे, अपना वनवास गुजार रहे थे, वहां का वर्णन, एक रात का वर्णन कितनी सहजता से और पूर्णता से उन्होंने किया है कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा कायों त्याग किए, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा कायों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, जिसकी रक्षा में इसका तन है मन है जीवन है। आगे सुनिए उस पर्ण कुटीर में क्या है, क्या कहते हैं कि मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, बिजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को मुझे उत्साहवर्धन करने के लिए। तो सुनिए आगे अब कि मनोविज्ञान, उनके पंचवटी में मनोविज्ञान भी समाया हुआ है। वो मनुष्य की प्रवृत्तियों का भी वर्णन कितनी खूबसूरती से यहाँ पर करते हैं। तो सुनिए कि कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप से है कहता, बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई, मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या बातें कर रहा है आगे सुनिए। क्या ही है स्वच्छंद चांदनी है, क्या ही स्वच्छंद चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। समझिएगा, निरानंद है, बिना आनंद की कौन दिशा है, कि है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। लक्ष्मण मन में ही सोच रहे हैं कि अरे कितना जल्दी 13 वर्ष व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला। क्या कहते हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आत अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। आगे सुनिएगा लक्ष्मण के मन में क्या क्या चलता रहता है बैठे बैठे अकेले, क्योंकि जनमन मौन नहीं रहता, वो चल ही रहा है, कुछ न कुछ बातें कर रहा है, कुछ न कुछ सोच रहा है और अपने आप ही जवाब भी दे रहा है। तो सुनिए अब आगे क्या सोच रहे हैं और क्या
बोल रहे हैं मन ही मन। मजली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता हूंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। मझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता हूंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती, उसे देखते थे सब वह थी, निज को ही न देख सकती। इतनी उनके अंदर कायरता कायली भरी हुई थी, शर्म से झुकी जा रही थी कि वह अपने आप को भी नहीं देख पा रही थी ऐसा, और बाकी सभी उनके अंदर उनकी करुणा को सभी देख रहे थे ऐसा, माने करुणा भी थक जाए ऐसी उनकी स्थिति हो रही थी। अहो राज मातृत्व यही था, वे भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी है सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही विश्वानुकूल रखा। हम तो वन में ही विश्व की तरह, मानो विश्व में हमको मिल गया है राज्य, ऐसा मुझे लगता है। होता यदि राजस्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते बन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं, किंतु हमें तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। आगे सुनिए। जो हो जहां आर्य रहते हैं, वहीं राज्य वे करते हैं, उनके शासन में बनचारी सब स्वच्छंद बिहरते हैं। रहते हैं सयत्न हमपुर में, जिन्हें पीजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं, हिले यहाँ स्वयं पिसानंद। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप। यहाँ पर लक्ष्मण के माध्यम से गुप्त जी ने बहुत ही सहजता से पतित जनों के प्रति हमारे मन में जो द्वेष पैदा होता है, भेदभाव होता है, उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है कि सुनिए। करते हैं हम पतित जनों से बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारु चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर खिझाते हैं, चारु चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर खिझाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को ये सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट ताल दे रहा अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। दोस्तों समय खत्म हो रहा है, लेकिन पंचवटी पढ़ने से मेरा मन नहीं भर रहा है। इतना सुंदर, इतना भयंगम इसका वर्णन है। चलिए मैं तब भी थोड़ा तो पढ़ ही रही हूँ। आगे देखिए। बैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से हैं, नए गान की रचना में वे कवि कुल तुल्य मग्न से हैं। बीच बीच में नर्तक के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ देखें कल कौन बड़ाई लेता है। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में छिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। कितना खूबसूरती से वर्णन किया गया है। बन की एक एक हिमकणिका जैसे सरस और शुचि है, क्या 100 नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। वन का, वनवास का आनंद का वर्णन यहाँ पर लक्ष्मण कितने मनोहारी ढंग से कर रहे हैं। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अब अत्र सतत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं सुख सारी भी आश्रम के,
मुनि कन्याएं यश गाती हैं, क्या ही पुण्य पराक्रम के। अहो आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं। सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। एक समय खत्म हो गया है, फिर भी मैं एक पद और पढ़ूंगी, क्योंकि यह पद जो है यहाँ पर लक्ष्मण अपने परिवारजनों की याद करते हुए कहते हैं कि वहां लोग हम समझ रहे होंगे कि हम कितने दुखी हैं, पर यहाँ के सुख को सुनो। आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ती हूँ। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वत जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। इसी तरह भावों की श्रद्धांजलि में अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है। मेरा मन तो नहीं ही भरा है, शायद आपका ही मन नहीं भरा होगा, किंतु समय समाप्त हो गया है, अतः अब हमें विदा तो लेना ही पड़ेगा। आप सभी श्रोतागणों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरा उत्साह वर्धन किया, इसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।